हेलो दोस्तों। सोचो अगर आपको किसी कमरे में घुसते ही ये समझ आ जाए कि वहां कौन खुश है, कौन गुस्से में है और कौन बस दिखावा कर रहा है, कितना मजेदार होगा ना। यही तो है नुंची की ताकत। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मजेदार और काम की किताब द पावर ऑफ नुनचिन की, जिसे लिखा है यूनी होंगमा नेलाडान ने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नुंची क्या चीज है। आसान भाषा में कहें तो ये है लोगों के दिमाग और दिल की बातें बिना बोले समझ लेना। इमेजिन करो, क्रिकेट मैच चल रहा है और आप बिना स्क्रीन देखे ही क्राउड की आवाज से समझ जाते हो कि सिक्स लगा है या विकेट गिरा है। बस वही है नुंची। लेकिन दिक्कत यह है कि आज की दुनिया में लोग अपने फोन में इतने बिजी हैं कि सामने वाले के मूड, उनके जेस्चर्स, उनके वाइब को नोटिस ही नहीं करते। रिजल्ट, रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑफिस में पॉलिटिक्स और कभी कभी लाइफ में बड़े बड़े मौके मिस हो जाते हैं। यूनी होंग कहती हैं कि कोरिया में तो नुंची को सुपर पावर माना जाता है। वहां अगर आपके पास ये स्किल है तो लोग आपको ज्यादा स्मार्ट और सक्सेसफुल मानते हैं। सोचना जरा, स्टीव जॉब्स जैसे लोग ऑडियंस की एनर्जी पकड़ लेते थे और प्रोडक्ट लॉन्च को हिस्ट्री बना देते थे। या फिर विराट कोहली मैदान पर बॉलर की बॉडी लैंग्वेज देखकर अंदाजा लगा लेता है अगली बॉल कैसी होगी। यही है असली नुंची का खेल। और सच बताऊं तो ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं है। सोचो, अगर स्कूल का बच्चा क्लास में टीचर का मूड पकड़ ले तो वो जान जाएगा कि आज सवाल पूछे जाएंगे या नहीं। दोस्तों, यही चीज हमें सिखाती है ये किताब कि कैसे हम दूसरों को समझकर अपनी लाइफ आसान और मजेदार बना सकते हैं। और हाँ, इस चैनल बुक्स एक्सप्लोर मेरा पर आपको ऐसे ही मजेदार और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी मिलती रहेगी। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ इस जर्नी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब के सफर में डुबकी लगाना और सीखते हैं कि कैसे हम सब अपनी लाइफ में नुंची को अपना सुपर पावर बना सकते हैं। हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, जिसका नाम है व्हाट इज नुंची, यानी हिंदी में नुंची क्या है। लेखिका यूनी होंग कहती हैं कि नुंची को समझना किसी किताब पढ़ने या किसी भाषा सीखने जैसा नहीं है, बल्कि यह तो जीवन जीने की कला है। कोरिया में लोग मानते हैं कि नुंची ही असली सफलता का राज है। वहां यह कहा जाता है कि अगर आपके पास धन नहीं है, प्रतिभा नहीं है या ऊंची पढ़ाई नहीं है, फिर भी अगर नुंची है तो आप हर जगह टिक सकते हैं। लेकिन इसके उलट अगर आपके पास सब कुछ है पर नुंची नहीं है तो एक न एक दिन आप पीछे छूट जाओगे। लेकिन असल सवाल यही है कि नुंची आखिर है क्या। सरल भाषा में नुंची का अर्थ है किसी व्यक्ति या माहौल की भावनाओं और स्थिति को बिना शब्दों के पहचान लेना। मान लीजिए आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, वहां 10 लोग बैठे हैं। कोई चुपचाप नीचे देख रहा है, कोई हल्का सा मुस्कुरा रहा है, कोई जोर से हंस रहा है। अगर आपके पास नुंची है तो आप बिना पूछे ही समझ जाएंगे कि कौन प्रसन्न है, कौन परेशान है और कौन बस दिखावे के लिए हंस रहा है। यही क्षमता नुंची कहलाती है। लेखिका बताती हैं कि नुंची कोई अचानक जन्म लेने वाली शक्ति नहीं, बल्कि अभ्यास और सजगता से विकसित होने वाला गुण है। कोरिया में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, कम बोलो, ज्यादा देखो और सुनो। क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान से देखता और सुनता है वही सही समय पर सही निर्णय ले सकता है। यूनी होंग यहां एक दिलचस्प उदाहरण देती हैं। सोचिए कोई व्यक्ति एक पार्टी में गया। सभी लोग वहां शांति और सलीके से बातें कर रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति ऊंची आवाज में हंसने और मजाक उड़ाने लगे। तुरंत सबके मन में यह ख्याल आएगा कि उसे माहौल समझ ही नहीं आ रहा। यही है नो नुंची का उदाहरण। यानी नुंची न होना आपको भीड़ में अजीब और असंवेदनशील बना देता है। नुंची को आप एक अदृश्य बॉइंट रेडार मार समझ सकते हैं। यह रेडार आसपास की छोटी छोटी चीजें पकड़ लेता है। किसी की आंखों की हरकत, किसी की आवाज का उतार चढ़ाव, किसी का बैठने का ढंग, और फिर यह सब मिलकर हमें यह सिखाता है कि हमें किस तरह बर्ताव करना चाहिए। पहले अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण नियम बताया गया है, अपने मन को खाली करना। जब आप किसी नई जगह जाएं तो अपने मन को पुराने विचारों और धारणाओं से मुक्त रखें। जैसे हम मोबाइल का कैश साफ करते हैं ताकि वह तेज चल सके, वैसे ही अपने दिमाग को साफ करना जरूरी है। अगर आपका दिमाग पहले से किसी सोच में उलझा है तो आप सामने वाले की असली भावनाएं पहचान ही नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप नौकरी के इंटरव्यू में जा रहे हैं।
आपने पहले ही सोच लिया कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति बहुत कठोर होगा। अब जैसे ही आप उसके सामने जाएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले से ही डर और घबराहट दिखाएगी, जबकि वास्तविकता में वह व्यक्ति शायद बहुत सहज और मित्रवत हो। आपके गलत अनुमान की वजह से आप अवसर खो सकते हैं। इसीलिए पहला नियम है, खुद को खाली करो और बिना पूर्वाग्रह सब कुछ ध्यान से देखो। लेखिका नूंची को एक सामाजिक थर्मामीटर कहती हैं। जैसे थर्मामीटर तापमान बताता है, वैसे ही नूंची आपको यह बताती है कि कोई स्थिति गर्म है, ठंडी है, आरामदायक है या तनाव से भरी हुई है। जो व्यक्ति इस थर्मामीटर को सही पढ़ना सीख जाता है, वही वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। नूंची केवल दूसरों को समझने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप को बदलने के लिए भी है। मान लीजिए आप दफ्तर की एक बैठक में बैठे हैं। सब लोग गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। अगर आप अचानक जोर से हंसने लगें या मजाक करें, तो लोग आपको असंवेदनशील मानेंगे। लेकिन अगर आपके पास नूंची है, तो आप तुरंत अपनी ऊर्जा बदलकर माहौल के अनुरूप हो जाएंगे। यही लचीलापन आपको सफल बनाता है। लेखिका कहती हैं कि नूंची का असली मतलब है कमरे में सबसे आखिरी व्यक्ति तक की भावनाओं को पहचानना। सोचिए, किसी कक्षा में एक बच्चा बिल्कुल चुपचाप बैठा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा। अगर किसी ने उसकी उदासी देखी और उसकी ओर ध्यान दिया, तो यही है नूंची का सही उपयोग। जरा अपने अनुभव से जोड़कर सोचिए। आप लिफ्ट में प्रवेश करते हैं। अंदर पहले से 4 लोग खड़े हैं और सब चुप हैं। अगर आपके पास नूंची है, तो आप भी शांत रहेंगे। लेकिन यदि आप अचानक ऊंची आवाज में फोन पर बात करने लगें, तो सभी को लगेगा कि इस व्यक्ति को माहौल की समझ ही नहीं। यही है नूंची और नो नूंची का फर्क। इस पहले अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि नूंची का अर्थ है हर पल सजग रहना, दूसरों को देखना, सुनना और उनके भावों को समझना। यह गुण आपको केवल चतुर ही नहीं, बल्कि प्रिय और विश्वसनीय भी बनाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, रिश्तों को गहरा बनाना चाहते हैं और सही निर्णय लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को खाली करना सीखिए, ज्यादा सुनिए और हर स्थिति का निरीक्षण कीजिए। जैसे ही आप यह कला सीख जाते हैं, आपके पास एक ऐसी अदृश्य शक्ति आ जाती है जो हर परिस्थिति में आपका सहारा बनेगी। यही है नूंची, एक साधारण दिखने वाली परंतु असाधारण ताकत। अब हम पहुंचते हैं दूसरे अध्याय पर, जिसका नाम है द कोरियन सुपर पावर, यानी हिंदी में कोरियाई महाशक्ति। लेखिका यूनी होंग बताती हैं कि नूंची को कोरिया में केवल एक आदत या शिष्टाचार नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक तरह की सुपर पावर कहा जाता है। वहां का समाज इस पर इतना भरोसा करता है कि अगर किसी व्यक्ति में यह कला है, तो वह जीवन के हर क्षेत्र में आगे निकल सकता है। नूंची वहां की संस्कृति का हिस्सा है, उतना ही जरूरी जितना हमारे लिए सांस लेना। कोरिया का इतिहास युद्धों, आक्रमणों और कठिन परिस्थितियों से भरा रहा है। लोगों ने बार बार अपनी जमीन और पहचान बचाने के लिए संघर्ष किया। ऐसे माहौल में सबसे अहम कौशल था दूसरे की नीयत को जल्दी समझ लेना। कोई दुश्मन है या दोस्त, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, कौन भरोसे लायक है और कौन नहीं, ये पहचानना जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। इसी कारण नूंची कोरिया की नसों में बस गया। लेखिका समझाती हैं कि पश्चिमी देशों में अक्सर सफलता को बुद्धि, शिक्षा या पैसे से जोड़ा जाता है, लेकिन कोरिया में अगर किसी को यह कहना हो कि वह चतुर है, तो लोग कहते हैं उसका नूंची अच्छा है। वहां यह मान्यता है कि केवल किताबों का ज्ञान काफी नहीं, बल्कि लोगों को पढ़ने की कला ही असली बुद्धिमत्ता है। इस अध्याय में एक दिलचस्प किस्सा आता है। जब कोई बच्चा कोरिया में बड़ा होता है, तो परिवार और शिक्षक उसे सिखाते हैं कि किसी भी कमरे में घुसने से पहले उस कमरे की हवा को महसूस करो। यह देखो कि लोग किस मूड में हैं, कौन तनाव में है, कौन खुश है, और उसी हिसाब से अपने शब्द और बर्ताव चुनो। यह अभ्यास बचपन से शुरू होता है, इसलिए बड़े होने तक यह एक स्वाभाविक कला बन जाती है। कोरियाई समाज में नूंची का महत्व इतना है कि यह रोजमर्रा की बातचीत में झलकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बस में चढ़ा और उसने देखा कि लोग शांति से बैठे हैं, तो वह भी चुपचाप बैठेगा। अगर कोई अचानक ऊंची आवाज में फोन पर बात करने लगे, तो लोग उसे नूंची रहित कहेंगे, यानी
ऐसा इंसान जो माहौल को समझ ही नहीं पाया। लेखिका यहां पश्चिमी और पूर्वी सोच का अंतर भी दिखाती हैं। पश्चिम में अक्सर लोगों को सिखाया जाता है कि अपने विचार खुलेआम बोलो, अपनी राय जरूर रखो, लेकिन कोरिया में यह कहा जाता है कि पहले माहौल को समझो, फिर बोलो, यानी कम बोलो और ज्यादा सुनो, क्योंकि कई बार जो लोग चुप रहते हैं वही सबसे अधिक समझदार निकलते हैं। नूंची को सुपर पावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी परिस्थिति को आपके पक्ष में मोड़ सकता है। मान लीजिए दफ्तर में एक नई टीम बनी है। सब लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो व्यक्ति नूंची से लैस है वह तुरंत समझ लेगा कि किसका स्वभाव कैसा है, कौन नेतृत्व करना चाहता है, कौन सिर्फ चुपचाप काम करना चाहता है। वह व्यक्ति उसी के अनुसार अपना व्यवहार ढाल लेगा और थोड़े ही समय में सबकी नजर में भरोसेमंद और चतुर साबित होगा। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। नूंची हमें यह भी सिखाता है कि हम केवल खुद पर ध्यान न दें, बल्कि दूसरों की भलाई और सुविधा का भी ख्याल रखें। यही कारण है कि कोरियाई संस्कृति में सामूहिकता, कलेक्टिविज्म को इतना महत्व मिला है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी बात करे और बाकी सबको नजरअंदाज कर दे, तो लोग कहेंगे कि उसमें नूंची नहीं है। लेखिका यह भी कहती हैं कि नूंची को गलत मत समझिए। यह चापलूसी या डर से चुप रहने का नाम नहीं है। यह तो सजगता है, समझने की शक्ति, यह जानने की कला कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। और यही कला आपको हर परिस्थिति में विजेता बना सकती है। अगर हम इसे एक सरल उदाहरण से समझें, तो सोचिए आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। अच्छे बल्लेबाज गेंदबाज की चाल देखकर पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि गेंद कैसी आएगी। वह उसी हिसाब से तैयारी कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जीवन में जो व्यक्ति नूंची का इस्तेमाल करता है, वह दूसरों की चाल और संकेतों को पकड़ लेता है और समय से पहले अपनी रणनीति बना लेता है। कोरियाई समाज ने नूंची को एक सामूहिक शक्ति बनाया। यही कारण है कि वहां लोग दूसरों की भावनाओं को समझने में इतने माहिर हैं। यह केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। अध्याय के अंत में यह बात स्पष्ट होती है कि नूंची केवल कोरियाई संस्कृति की विशेषता नहीं, बल्कि यह एक सार्वभौमिक कौशल है जिसे हर कोई सीख सकता है। अगर आप दूसरों को समझना सीख जाते हैं, तो जीवन की राहें सरल हो जाती हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं, अवसर बढ़ते हैं और आप हर जगह सम्मान पाते हैं। तो इस अध्याय का सार यही है कि कोरिया ने नूंची को अपनी महाशक्ति बनाया और उसी ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में टिकाए रखा। और ये शक्ति केवल कोरिया तक सीमित नहीं, बल्कि हर व्यक्ति इसे अपने जीवन में विकसित कर सकता है। अगर हम भी यह कला सीख लें, दूसरों को ध्यान से देखना, सुनना और समझना, तो हमारी जिंदगी भी आसान और सफल हो सकती है। अब हम पहुंचते हैं तीसरे अध्याय पर, जिसका नाम है नंची ब्लॉकर्स, यानी हिंदी में नूंची के अवरोधक। लेखिका यूनी होंग इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सच्चाई से करती हैं। वह कहती हैं कि हर इंसान के पास नूंची की क्षमता होती है। यह जन्मजात है, जैसे हम हवा लेना जानते हैं या रोशनी देख सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमारी सोच, हमारा ईगो या हमारी आदतें इस प्राकृतिक शक्ति को रोक देती हैं। यही कारण है कि कई लोग दूसरों को सही से समझ ही नहीं पाते। इस अध्याय का मूड थोड़ा चेतावनी देने वाला है। जैसे कोई आपको आईना दिखा रहा हो। वह पूछती हैं, क्या आप दूसरों की भावनाओं को पहचानने में मुश्किल महसूस करते हैं? क्या आप अक्सर बातचीत में केवल अपनी बात कहते रहते हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर नूंची को रोकने वाले अवरोध मौजूद हैं। सबसे पहला अवरोध है अति आत्मकेंद्रित होना। जब इंसान केवल अपनी प्रॉब्लम, अपनी सोच और अपने कन्वीनियंस के बारे में सोचता है, तो वह आसपास के सटल सिग्नल्स को देख ही नहीं पाता। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं और आप बस अपने अचीवमेंट्स गिनाने में लगे हैं। आप यह देख ही नहीं पाते कि सामने वाला ऊब चुका है। यही सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड नूंची का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा अवरोध है ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। अक्सर लोग इतना सोचते हैं कि सामने वाले की असली बात ही छूट जाती है। आप कमरे में घुसते हैं और सोचने लगते हैं, सब लोग मुझे जज कर रहे हैं, मुझे कैसा दिखना चाहिए, मुझे क्या बोलना चाहिए।
इस दौरान आप यह भूल जाते हैं कि कमरे की असली एनर्जी क्या है। ओवर थिंकिंग आपका ध्यान अंदर की ओर खींच लेता है और आप दूसरों को समझने से चूक जाते हैं। तीसरा अवरोध है एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी। जब इंसान लगातार डर में जी रहा हो कि लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं, लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे या नहीं, तो उसका ध्यान पूरी तरह खुद पर टिका रहता है। और जैसा कि लेखिका कहती हैं, अगर आपकी नजर हमेशा अपने भीतर गड़ी है तो आप बाहर क्या हो रहा है कभी नहीं देख पाएंगे। चौथा अवरोध है जजमेंटल होना। कई बार हम सामने वाले को पहले से ही लेबल कर देते हैं, जैसे यह आदमी तो हमेशा घमंडी है या यह औरत तो कभी ईमानदार नहीं हो सकती। जब हम ऐसी धारणाएं बनाकर बैठ जाते हैं तो हम सामने वाले के असली संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और यही ब्लाइंड स्पॉट हमें नोची से वंचित कर देता है। लेखिका एक और मजेदार बिंदु उठाती है, ज्यादा बोलना। जी हां, जब इंसान लगातार बोलता रहता है तो सुनने की कला ही खो देता है। और नोची का सबसे पहला नियम है ज्यादा सुनो, कम बोलो, क्योंकि सुनने से ही आपको वह अदृश्य सुराग मिलते हैं जिनसे आप दूसरों की भावनाएं समझ सकते हैं। इस अध्याय में एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात भी है। यूनी हॉन्ग कहती हैं कि नूची ब्लॉकर्स को समझने के लिए हमें अपने कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन पर नजर डालनी होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सब कुछ देख और समझ रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारा दिमाग सिलेक्टिव होता है। वह केवल वही पकड़ता है जिस पर हम ध्यान देते हैं। अगर हमारा ध्यान केवल खुद पर है तो नूची स्वतः अवरुद्ध हो जाएगा। वह हमें यह चेतावनी भी देती है कि कई बार नूची ब्लॉकर्स इतने सटल होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। उदाहरण के लिए, आप किसी मीटिंग में हैं और आप अपने बॉस को इम्प्रेस करने में इतने लगे हैं कि आप सहकर्मियों की प्रतिक्रिया देख ही नहीं पाते, जबकि वही प्रतिक्रियाएं असली संकेत हैं जो आपको सही दिशा में ले जा सकती थीं। अब जरा सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में यह कितना रिलेटेबल है। मान लीजिए कोई दोस्त आपसे मिलकर धीरे धीरे बात कर रहा है, उसकी आंखें नीची हैं, लेकिन आप इतने व्यस्त हैं अपने फोन चेक करने में कि आपको उसकी उदासी दिखती ही नहीं। यही है नूची ब्लॉकर, आपकी लापरवाही, आपकी व्यस्तता, आपका डिस्ट्रैक्शन। लेखिका हमें सिखाती हैं कि इन ब्लॉकर्स को पहचानना ही पहला कदम है। अगर हम सचेत होकर यह देख लें कि हाँ, मैं कभी कभी ज्यादा बोल देता हूं या मैं दूसरों की तुलना में अपनी प्रॉब्लम पर ही फोकस करता हूं, तो हम इन्हें बदल सकते हैं। अवेयरनेस ही क्योर है और यही इस अध्याय का टर्निंग पॉइंट है। नूची कोई जादू नहीं जो बाहर से आए, यह हमारे भीतर ही है। बस हमें उन अवरोधों को हटाना है जो रास्ते में खड़े हैं। आखिर में यूनी हॉन्ग हमें एक हल्की लेकिन गहरी सीख देती है। अगर आप कमरे में जाते ही यह सोचते हैं कि आप स्टार हैं और सब लोग आपकी परफॉर्मेंस देखने आए हैं, तो नूची आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यह सोचकर जाएं कि यह एक मंच है जहां हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है और मुझे बस सिग्नल्स पकड़ने हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से नूची के मास्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय की समरी यही है कि नूची ब्लॉकर्स हमारे ही बनाए हुए अवरोध हैं। ईगो, इनसिक्योरिटी, ओवरथिंकिंग, जजमेंट और ज्यादा बोलने की आदत। अगर हम इन्हें पहचान लें और थोड़ा सजग हो जाएं, तो हमारी यह सुपर पावर फिर से सक्रिय हो सकती है। और जब यह शक्ति सक्रिय हो जाती है तो रिश्ते सुधरते हैं, कामयाबी बढ़ती है और जिंदगी की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अब हम पहुंचते हैं चौथे अध्याय पर, जिसका नाम है नो नूची और हाउ टू लूज फ्रेंड्स एंड एलियनेट पीपल, यानी जब नूची न हो और कैसे खोएं दोस्त तथा लोगों को अपने से दूर करें। लेखिका यूनी हॉन्ग इस अध्याय में हमें एक बहुत ही मजेदार लेकिन गंभीर सच्चाई बताती हैं। वह कहती हैं कि अगर नूची नहीं है तो इसका नतीजा साफ है, आप अकेले पड़ते जाएंगे, रिश्ते बिगड़ेंगे और लोग धीरे धीरे आपसे दूरी बना लेंगे। सोचिए जरा, अगर कोई इंसान कभी समझ ही न पाए कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, अगर वह बार बार दूसरों को इंटरप्ट करे, उनकी बात काटे और हर वक्त केवल अपनी स्टोरी सुनाए, तो क्या ऐसे इंसान के साथ कोई ज्यादा देर टिक पाएगा? यही है नो नूची की असली पहचान। लेखिका उदाहरण देती हैं। मान लीजिए कोई मेहमान आपके घर आया है। वह बैठते ही अपनी सक्सेस, अपनी सैलरी, अपनी गाड़ी और अपनी छुट्टियों की बातें शुरू कर देता है।
उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं कि सामने वाला थका हुआ है या परेशान है। ऐसी आदत धीरे धीरे रिश्तों में खटास पैदा करती है। यह वही स्थिति है जिसे हम कहते हैं लूजिंग फ्रेंड्स एंड एलियनेटिंग पीपल। अध्याय का माहौल। यहां हल्का फुल्का हास्य भी लिए है, क्योंकि यूनिहोंग यह दिखाती हैं कि नो नंची वाले लोग अक्सर खुद को ही हास्यास्पद बना लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस मीटिंग में बार बार बोलता रहता है, सबकी बात काटता है और सोचता है कि वह बहुत स्मार्ट लग रहा है, लेकिन असल में लोग उसकी पीठ पीछे आंखें घुमाते हैं। वह हमें यह भी बताती हैं कि नो नंची वाले लोग सोशल सेटिंग में अक्सर फेल हो जाते हैं। पार्टी में कोई बिना माहौल समझे तेज आवाज में सीरियस टॉपिक छेड़ दे या किसी उदास गैदरिंग में इनअप्रोप्रिएट जोक मार दे। यह वही है जब सेंसिटिविटी नाम की चीज गायब हो जाती है। लेखिका इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बिंदु रखती है। नो नंची केवल दूसरों को परेशान नहीं करता, बल्कि उस व्यक्ति की खुद की जिंदगी भी मुश्किल बना देता है। जब आप सिग्नल्स नहीं पकड़ पाते तो आप गलत डिसीजंस लेने लगते हैं। जैसे बॉस के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है, लेकिन आप मजाक करने लगते हैं। नतीजा प्रमोशन दूर की बात, नौकरी भी हाथ से जा सकती है। अब सवाल उठता है कि लोग नो नंची के शिकार क्यों होते हैं। यूनिहोंग कहती हैं, कई बार इसका कारण होता है अत्यधिक सेल्फ अब्जॉर्प्शन, यानी अपने ही दायरे में जीना। इंसान इतना खुद पर केंद्रित हो जाता है कि उसे बाकी दुनिया के संकेत दिखाई ही नहीं देते। और कई बार इसका कारण इग्नोरेंस यानी अनदेखी भी होती है। लोग सोचते हैं कि ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन असल में यही छोटी छोटी बातें रिश्तों की नींव होती हैं। एक दिलचस्प उदाहरण वह देती है। मान लीजिए एक दोस्त ने आपको अपने घर बुलाया है। आप पहुंचते ही शूज उतारे बिना पूरे घर में घूमने लगते हैं, फ्रिज खोलकर खाना ढूंढने लगते हैं और बार बार होस्ट को टोकते रहते हैं। आपको लगता है आप बहुत कैजुअल और फ्रेंडली हैं, लेकिन होस्ट के लिए यह बेहद ऑकवर्ड स्थिति है। यही है नो नंची। इस अध्याय की सबसे खास बात यह है कि यह हमें मिरर दिखाता है। कहीं हम भी अननोइंगली नो नंची बिहेवियर तो नहीं कर रहे? क्या हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं? क्या हम कमरे का माहौल समझ पाते हैं? क्या हमें यह एहसास होता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है? यूनिहोंग हमें सावधान करती है कि अगर हम अपनी आदतों पर नजर नहीं रखेंगे तो नूंची की यह कमी हमें धीरे धीरे सोशल आइसोलेशन की ओर ले जाएगी, और इंसान के लिए अकेलापन किसी पनिशमेंट से कम नहीं। अध्याय का अंतिम संदेश बेहद प्रभावशाली है। नूंची केवल एक कला नहीं, बल्कि दूसरों के दिल तक पहुंचने का रास्ता है। अगर आप इस रास्ते को ही अनदेखा करेंगे तो रिश्ते आपके हाथ से फिसलते जाएंगे। तो दोस्तों, इस अध्याय की समरी यही है कि नो नंची किसी भी रिश्ते को कमजोर कर देता है, चाहे दोस्ती हो, परिवार हो या कामकाज की दुनिया। अगर आप सिग्नल्स नहीं समझते, सेंसिटिविटी नहीं दिखाते, तो लोग आपसे दूर होने लगते हैं, और यही कारण है कि नूंची को समझना और अपनाना बेहद जरूरी है। अब हम आते हैं 5वें अध्याय पर, जिसका नाम है 2 eyes, 2 ears, 1 mouth, यानी 2 आंखें, 2 कान और 1 मुंह। लेखिका यूनिहोंग इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद गहरे और दिलचस्प ऑब्जर्वेशन से करती है। वह कहती हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें प्रकृति ने 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, लेकिन मुंह सिर्फ एक? यह कोई इत्तेफाका नहीं है। इसका छिपा हुआ संदेश है कि इंसान को देखने और सुनने का काम ज्यादा करना चाहिए और बोलने का काम कम। यानी नूंची की असली शक्ति है साइलेंट ऑब्जर्वेशन और अटेंटिव लिसनिंग। जब हम ज्यादा बोलने लगते हैं तो सिग्नल्स खो देते हैं, लेकिन जब हम आंखें और कान खोलकर कमरे में मौजूद लोगों को देखते और सुनते हैं तो उनके जेस्चर्स, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी आवाज के उतार चढ़ाव से बहुत कुछ समझ सकते हैं। इस अध्याय का मूड सीख देने वाला भी है और थोड़ा हास्यपूर्ण भी। यूनिहोंग बताती हैं कि ज्यादातर लोग इस बेसिक फॉर्मूला को भूल जाते हैं। वे लगातार बोलते रहते हैं, अपनी बातों से जगह भरते रहते हैं, लेकिन कमरे में जो असली एनर्जी है वह कभी पकड़ ही नहीं पाते। वह कहती हैं, अगर आप नूंची को मास्टर करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर का मुंह केंद्रित स्वभाव बदलना होगा। बोलना कम करिए, सुनना और देखना ज्यादा। ये सुनने में आसान लगता है,
लेकिन असल जिंदगी में लोग सबसे ज्यादा इसी में फेल होते हैं। यूनी होंग एक उदाहरण देती है। कल्पना कीजिए, आप किसी मीटिंग में हैं। एक व्यक्ति लगातार बोल रहा है, आइडियाज पर आइडियाज दे रहा है, लेकिन एक और व्यक्ति चुपचाप बैठा सब देख और सुन रहा है। बाहर से लग सकता है कि चुप रहने वाला व्यक्ति पैसिव है, लेकिन सच्चाई यह है कि वही असली ताकतवर है, क्योंकि वह कमरे की हर नब्ज पकड़ रहा है। यही है नूची का जादू, सुनने और देखने की कला। इस अध्याय में वह एक और बारीक बिंदु उठाती हैं। लिसनिंग सिर्फ कान से नहीं, पूरे शरीर से होता है। किसी के चेहरे का भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों की हरकत, ये सब सिग्नल्स हैं। अगर आप ध्यान दें तो बिना बोले ही समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अब सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में यह कितना काम आता है। मान लीजिए आपका दोस्त आपसे कह रहा है, हाँ सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखें नीचे हैं, आवाज धीमी है। अगर आप सिर्फ शब्द सुनेंगे तो आप समझेंगे कि सब सचमुच ठीक है, लेकिन अगर आप आंखें और कान खोलेंगे तो आप जान पाएंगे कि वह परेशान है और उसे आपकी मदद चाहिए। यही है दो आंखें और दो कान का इस्तेमाल करने की शक्ति। यूनी होंग कहती हैं कि जो लोग इस बैलेंस को नहीं समझते, यानी बोलने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वे अक्सर अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं, क्योंकि लोग उन्हें सेल्फ अब्जॉर्ब्ड समझते हैं। जबकि जो लोग शांत रहकर सिग्नल्स पकड़ते हैं, उन्हें लोग नेचुरली ट्रस्टवर्दी मानने लगते हैं। यहाँ एक गहरी मनोवैज्ञानिक सीख भी है। इंसान का कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन हमेशा खुद को व्यक्त करने में लगा रहता है, लेकिन नूची हमें सिखाता है कि असली समझदारी चुप रहकर अब्जॉर्ब करने में है। और अब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी है कि हम बोलने की बजाय देखने और सुनने को प्राथमिकता दें। लेखिका यहाँ ह्यूमर का भी इस्तेमाल करती हैं। वह कहती हैं, अगर प्रकृति ने चाहा होता कि इंसान ज्यादा बोले तो शायद हमें दो मुंह और एक कान देता, लेकिन सच इसका उल्टा है। इसका साफ संकेत है, बोलो कम, सुनो और देखो ज्यादा। इस अध्याय में एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब यूनी होंग बताती हैं कि नूची का रियल प्रैक्टिस तब होता है जब आप किसी ग्रुप में हों, क्योंकि अकेले में तो हर कोई खुद को समझदार मान लेता है, लेकिन जब आप लोगों के बीच होते हैं तभी आपकी ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग स्किल्स का इम्तिहान होता है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। कक्षा में वह बच्चा जो सबसे कम बोलता है, अक्सर वही टीचर का फेवरेट निकलता है। क्यों? क्योंकि वह सब समझ रहा होता है, सब देख रहा होता है और फिर सही वक्त पर सही बात बोल देता है। यही पावर है दो आंखें, दो कान और एक मुंह के सिद्धांत की। अध्याय का समापन यूनी होंग एक प्रेरणादायक विचार से करती हैं। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो अपनी बात कहने से पहले दूसरों को समझना सीखिए। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सिग्नल्स पकड़ते हैं, न कि वे जो लगातार अपने ही शब्दों से माहौल भरते रहते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय की समरी यही है कि नूची का पहला नियम है, देखो और सुनो ज्यादा, बोलो कम। हमें प्रकृति ने इसी बैलेंस का इशारा किया है। अगर हम इसे समझ लें तो हमारी समझ गहरी होगी, रिश्ते मजबूत होंगे और हमें हर स्थिति में क्लैरिटी मिलेगी। अब हम पहुंच गए हैं छठे अध्याय पर, जिसका नाम है ट्रस्टिंग योर फर्स्ट इंप्रेशंस, यानी अपनी पहली छाप पर भरोसा करना। दोस्तों, सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी से पहली बार मिले और आपके अंदर अचानक से एक फीलिंग आई कि यह इंसान भरोसेमंद है या शायद इसके साथ थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, और बाद में वक्त के साथ आपको एहसास हुआ कि आपकी वही पहली फीलिंग बिल्कुल सही थी। यही है इस अध्याय की कोर सीख। पहली छाप को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि नूची की दुनिया में यही सबसे ज्यादा पावरफुल सिग्नल होता है। यूनी होंग हमें समझाती हैं कि इंसान का दिमाग लाइटनिंग स्पीड से काम करता है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, आंखों की मूवमेंट, आवाज की टोन और छोटे छोटे जेस्चर्स को तुरंत पकड़ लेता है और उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक इंप्रेशन बन जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अक्सर सोसाइटी की कंडीशनिंग और अपनी ओवरथिंकिंग की वजह से उस पहली छाप को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं,
शायद मैं गलत हूं, शायद मुझे ओपन माइंडेड रहना चाहिए। और इसी सोच में कई बार हम सिग्नल्स को मिस कर देते हैं। लेखिका एक बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल देती हैं। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं और आपसे कोई अनजान इंसान बातचीत शुरू करता है। वह शिष्टाचार के सारे नियम निभा रहा है, लेकिन आपके मन में एक बेचैनी सी पैदा होती है। यह बेचैनी यूं ही नहीं है, यह आपका सबकॉन्शियस है जो आपको बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इस अध्याय का माहौल थोड़ा सस्पेंसफुल भी है और थोड़ा मोटिवेशनल भी, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि गट फीलिंग सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, यह नूंची की सबसे गहरी परत है। यूनी होंग यहां साइंस का भी सहारा लेती हैं। वह कहती हैं, ह्यूमन ब्रेन हजारों साल की एवोल्यूशन का नतीजा है। हमारे पूर्वजों को सर्वाइवल के लिए तुरंत फैसला लेना पड़ता था, ये जानवर खतरनाक है या नहीं, ये इंसान दोस्त है या दुश्मन। इसी वजह से इंसान के दिमाग में इंस्टेंट जजमेंट की क्षमता डाली गई, और वही आज भी हमारी पहली छाप में दिखती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट भी है। लेखिका चेतावनी देती हैं कि पहली छाप और पूर्वाग्रह प्रेजुडिस में अंतर है। अगर आपकी पहली छाप किसी की रेस, जेंडर या सुपरफिशियल चीजों पर आधारित है तो यह बायस है, लेकिन अगर वह छाप किसी के व्यवहार, टोन या जेस्चर से बनी है तो वह नूंची का सच्चा संकेत है। फर्क पहचानना जरूरी है। अब जरा एक छोटा रिलेटेबल सिनेरियो सोचिए। आप ऑफिस इंटरव्यू में बैठे हैं। सामने वाला कैंडिडेट बहुत पॉलिश्ड रिज्यूमे लेकर आया है, लेकिन उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं है, हाथ नर्वस होकर हिल रहे हैं। आपका दिमाग कहता है कुछ तो मिसमैच है। अगर आप उस फर्स्ट इंप्रेशन को समझें तो शायद आप सही हायरिंग डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप इग्नोर कर दें तो बाद में नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेखिका एक और दिलचस्प पॉइंट उठाती है। पहली छाप सिर्फ दूसरों की नहीं, आपकी खुद की भी होती है। यानी आप जब किसी कमरे में जाते हैं तो आपके बारे में भी तुरंत इंप्रेशन बनता है, और नूंची का खेल यही है। आप दूसरों की पहली छाप समझें और अपनी छाप को भी मैनेज करना सीखें। वह बताती हैं कि नूंची वाले लोग अपनी एंट्री पर बहुत ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि उनकी पहली मुस्कान, उनका पहला हैंडशेक, उनकी पहली नजर ही तय कर देती है कि लोग उन्हें कैसे परसीव करेंगे। इस अध्याय में एक तरह का साइकोलॉजिकल ड्रामा भी है, क्योंकि यह हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मैन अक्सर कंफ्यूज कर देता है, लेकिन सबकॉन्शियस सिग्नल्स कभी झूठ नहीं बोलते। और अगर आप अपनी पहली छाप को पहचानना और उस पर भरोसा करना सीख गए तो आप कई गलतियों से बच सकते हैं। अब चलिए इसे जिंदगी के छोटे एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए आप किसी नए दोस्त से मिले। उसने कहा, मैं तो बहुत भरोसेमंद हूं, लेकिन उसके फोन पर हर वक्त नोटिफिकेशंस छुपाने का तरीका, उसकी आंखों का इधर उधर घूमना और उसका बार बार बातें बदलना, ये सब आपके सबकॉन्शियस ने नोटिस कर लिया। आपकी गट फीलिंग कह रही है, ध्यान रखो। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो बाद में चोट खाएंगे, लेकिन अगर आप उस पहली छाप को मानेंगे तो आप सेफ रहेंगे। अध्याय का क्लाइमैक्स इस पावरफुल लाइन पर आता है, पहली छाप आपका इंस्टिंक्ट नहीं बल्कि सदियों की इवॉल्व्ड इंटेलिजेंस है, इसे हल्के में मत लीजिए। यूनी होंग हमें अंत में यही सलाह देती है कि दूसरों पर पहली छाप बनाते वक्त ऑथेंटिक रहिए और दूसरों की छाप समझते वक्त अलर्ट रहिए। यही बैलेंस नूंची की असली ताकत है। तो दोस्तों, इस अध्याय की समरी यही है, अपने दिमाग की पहली घंटी पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि वही घंटी आपको सही रास्ते पर रखती है और आपको उन ट्रैप से बचाती है जहां अक्सर लोग फंस जाते हैं। याद रखिए, कभी कभी पहली नजर में ही पूरी कहानी छुपी होती है। अब हम पहुंच गए हैं 7वें अध्याय पर, जिसका नाम है नूंची एंड रिलेशनशिप्स, यानी नूंची और रिश्ते। रिश्ते ये इंसान की जिंदगी का सबसे नाजुक और सबसे अहम हिस्सा होते हैं। दोस्ती हो, प्यार हो, शादी हो या फिर कामकाजी रिश्ता, हर जगह नूंची की ताकत आपकी किस्मत बदल सकती है। यूनी होंग इस अध्याय में हमें बताती हैं कि नूंची सिर्फ एक सोशल स्किल नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को समझने और उन्हें मजबूत बनाने की सबसे बड़ी कुंजी है। सोचिए, किसी भी रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट। हाँ,
ये सब तो है ही, लेकिन असल जादू है अंडरस्टैंडिंग, यानी दूसरे को बिना कहे समझ लेना। और यही है नूंची। लेखिका कहती हैं, अगर आप किसी रिश्ते में हैं और आप अपने पार्टनर, दोस्त या फैमिली मेंबर की छोटी सी भी बॉडी लैंग्वेज, मूड स्विंग्स और छिपे हुए इमोशंस को महसूस कर लेते हैं, तो वो रिश्ता न सिर्फ लंबे समय तक चलता है, बल्कि उसमें गहराई भी आती है। अब सोचिए, कितनी बार आपने किसी करीबी से सुना होगा, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। यही तो है लैक ऑफ नूंची। अगर आप नूंची में माहिर हैं, तो आपको सामने वाले को बार बार वर्ड्स में कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उसकी चुप्पी में भी उसकी बातें सुन लेंगे। इस अध्याय का सेटिंग इमोशनल और गहरा है। यह हमें रिश्तों की दुनिया में ले जाता है, जहां हर छोटी नजर, हर साय, हर मुस्कान और हर साइलेंस बहुत कुछ कहती है। लेखिका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देती हैं। मान लीजिए, एक पति पत्नी डिनर पर बैठे हैं। पत्नी चुपचाप खाना खा रही है, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है। पति अगर नूंची जानता है, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि कुछ तो गलत है, और बिना पत्नी को पूछे ही उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा केयर दिखाएगा। यही चीज रिश्तों को हील करती है। लेकिन अगर पति ने इसे इग्नोर कर दिया, तो वही चुप्पी एक दिन बड़ा इश्यू बन सकती है। यहां पर यूनी होंग एक और बात पर जोर देती है। नूंची सिर्फ दूसरों को समझने का ही नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने का भी स्किल है। यानी जब आप रिश्ते में हैं, तो यह समझना भी जरूरी है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। कई बार रिश्ते टूटते हैं सिर्फ इसलिए कि इंसान सही समय पर चुप नहीं रह पाता। लेखिका मजेदार अंदाज में कहती हैं, 2 कान और 2 आंखें, लेकिन सिर्फ एक मुंह। ये नेचर का तरीका है हमें याद दिलाने का कि सुनना और देखना ज्यादा जरूरी है, बोलना कम। रिश्तों में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। अब यहां एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। यूनी होंग बताती हैं कि नूंची का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जैसे अगर कोई इंसान हर छोटी चीज का ओवर इंटरप्रिटेशन करने लगे, उसने ऐसा क्यों देखा, उसने ये बात उस टोन में क्यों कही, तो ये रिश्ते को मजबूत करने के बजाय और उलझा सकता है। असली नूंची का मतलब है बैलेंस रखना, सही सिग्नल्स पकड़ना, लेकिन ओवरथिंकिंग में खोना नहीं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि नूंची वाले लोग रिश्तों में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वे इमोशनल इंटेलिजेंस इनके मास्टर होते हैं। उन्हें पता होता है कब पार्टनर को स्पेस देना है, कब दोस्त को सपोर्ट करना है, कब फैमिली में माहौल हल्का करना है। जरा अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए, आपके कितने रिश्ते सिर्फ इस वजह से बिगड़े होंगे क्योंकि सामने वाले को लगा कि आप उसकी फीलिंग्स नहीं समझते, या शायद आपने खुद किसी से यही शिकायत की हो। लेकिन अगर दोनों ओर नूंची हो, तो रिश्ते मिसअंडरस्टैंडिंग से बच जाते हैं। लेखिका कहती हैं कि सक्सेसफुल रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों लोग एक दूसरे के सटल सिग्नल्स पढ़ना जानते हैं। जैसे दोस्ती में, अगर आपका दोस्त आज अनयूजुअली चुप है, तो आप उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसके पास बैठ जाएं। बस यही छोटी सी नूंची आपकी दोस्ती को अनब्रेकेबल बना सकती है। और प्यार की बात करें, तो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नूंची का रोल और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। आप अपने पार्टनर को जितना समझेंगे, उतना ही वो आपके करीब आएगा। नूंची के बिना प्यार अक्सर सिर्फ वर्ड्स और प्रॉमिसेस तक सीमित रह जाता है, लेकिन नूंची के साथ प्यार एक गहरी अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। अध्याय का भावुक हिस्सा यहां आता है। रिश्ते कभी बड़ी बड़ी बातों से नहीं चलते, वो छोटी छोटी समझ से टिके रहते हैं। यही है नूंची का जादू। और आखिर में यूनी होंग हमें यह पावरफुल एडवाइस देती हैं। अगर आप रिश्तों को लंबा और मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, तो नूंची को अपना सबसे बड़ा साथी बना लीजिए। सुनिए ज्यादा, देखिए गहराई से, महसूस कीजिए ईमानदारी से, क्योंकि जो रिश्ता नूंची से सींचा जाता है, वो कभी सूखता नहीं। तो दोस्तों, इस अध्याय की समरी यही है। रिश्तों में नूंची सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि ऑक्सीजन है। और जो इंसान इसे समझ लेता है, उसके रिश्ते न सिर्फ सरवाइव करते हैं, बल्कि थ्राइव भी करते हैं। अब हम आ गए हैं 8वें अध्याय पर, जिसका नाम है नूंची एट वर्क, यानी कामकाजी जीवन में नूंची। दोस्तों, सोचिए, हम अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ बिताते हैं? घर से भी ज्यादा समय कहाँ निकल जाता है? जी हां, वर्क प्लेस, यानी काम की जगह पर। और यही वो जगह है जहां रिश्ते, पॉलिटिक्स, कंपटीशन,
ट्रस्ट और टीम वर्क सब कुछ एक साथ चलता है। ऐसे माहौल में अगर कोई स्किल आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है तो वो है नुंची। यूनी होंग इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद शार्प ऑब्जर्वेशन से करती हैं। वो कहती हैं, वर्क प्लेस वो जगह है जहां नुंची सिर्फ हेल्पफुल नहीं बल्कि सर्वाइवल टूल है। अगर आप अपने बॉस, अपने कॉलीग या अपनी टीम के हिडन इमोशंस और वातावरण को महसूस नहीं कर पा रहे तो आप जल्दी ही पीछे छूट सकते हैं। काम की जगह पर नंची का मतलब है कमरे का टेम्परेचर पढ़ना, यानी बोर्ड मीटिंग में कौन खुश है, कौन इरिटेट है, कौन बस दिखावा कर रहा है और कौन असल में नाराज है। ये सब पहचान लेना। सक्सेसफुल लोग सिर्फ वही नहीं होते जो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, बल्कि वही होते हैं जो माहौल पढ़ पाते हैं। लेखिका बताती हैं कि अक्सर हम सोचते हैं करियर ग्रोथ सिर्फ मेहनत और टैलेंट से होती है, लेकिन सच यह है कि ग्रोथ तब होती है जब आप सही समय पर सही बात बोलना जानते हैं और सही समय पर चुप रहना भी। यही है नुंची का कमाल। एक मजेदार एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आपकी ऑफिस मीटिंग चल रही है, बॉस किसी नए प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सब चुप हैं, लेकिन एक सीनियर कॉलीग बार बार छोटी छोटी बातों पर हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अब यहां अगर आपके पास नुंची है तो आप समझ जाएंगे कि वो कॉलीग सिर्फ बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली कामयाबी उस इंसान की होगी जो सही मोमेंट पर कोई ठोस आइडिया रख दे, बिना ओवर एक्साइटमेंट दिखाए। यही डिफरेंस बनाता है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी में। यूनी होंग इस अध्याय में एक और गहरी बात समझाती है। नंची आपको सिर्फ प्रमोशन दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि ये वर्क प्लेस में शांति और बैलेंस बनाए रखने का तरीका भी है। इमेजिन कीजिए, ऑफिस में दो लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अगर आप में नुंची है तो आप समझ जाएंगे कि झगड़ा असल में किस वजह से है, ईगो क्लैश, मिसअंडरस्टैंडिंग या इनसिक्योरिटी, और फिर आप सही शब्द या सही साइलेंस का इस्तेमाल करके उस माहौल को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। लेखिका बताती हैं कि कॉरपोरेट कल्चर में नौची रखने वाले लोग ही असल में लीडर बनते हैं, क्योंकि लीडर वही होता है जो सिर्फ काम नहीं देखता बल्कि टीम के हर मेंबर की एनर्जी को भी समझता है। इस अध्याय का सबसे एंगेजिंग हिस्सा है ट्रस्ट बिल्डिंग। यूनी होंग कहती हैं कि ऑफिस में ट्रस्ट पैदा करना मुश्किल है क्योंकि वहां कंपटीशन भी होता है, लेकिन नुंची वाला इंसान हमेशा भरोसा जीत लेता है क्योंकि वो सामने वाले को ऐसा महसूस कराता है कि उसकी बात सुनी जा रही है और उसकी भावनाओं की कद्र है। यहां एक और एग्जाम्पल दिया गया है। अगर आपके मैनेजर का मूड आज ऑफ है तो नुंची आपको ये सिखाती है कि आज डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाने का दिन नहीं है, आज बस शॉर्ट अपडेट दीजिए और कल जब उनका मूड हल्का हो तब डिटेल में जाइए। ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन आपकी रेप्यूटेशन को बचा सकती है। और अगर बात करें उन लोगों की जिनमें नुंची नहीं है, तो उनका करियर अक्सर ऐसे डिसीजन से भर जाता है जहां वो अनजाने में गलत बातें कह देते हैं, गलत जगह चुप रहते हैं या गलत सिग्नल पकड़ लेते हैं, और यही उनकी ग्रोथ रोक देता है। लेखिका यहां हमें एक प्रेरणादायक कंक्लूजन देती है। काम की जगह पर नुंची आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ आपको स्मार्ट नहीं बनाता, बल्कि आपको ऐसा व्यक्ति बनाता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं, जिसकी बात को महत्व दिया जाता है और जिसे हर कोई अपने साथ रखना चाहता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने करियर में सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत और टैलेंट पर निर्भर मत रहिए। नुंची को अपनाइए, सुनिए, देखिए, महसूस कीजिए और सही समय पर सही कदम उठाइए। यही है प्रोफेशनल सक्सेस का असली मंत्र। टसिनान स्क्रिप्ट चैप्टर 9 नुंची फॉर द नर्वस। अब हम आ गए हैं 9वें अध्याय पर, जिसका नाम है नुंची फॉर द नर्वस, यानी घबराए हुए लोगों के लिए नुंची। दोस्तों, जरा सोचिए, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे पल आते हैं जब हम नर्वस महसूस करते हैं। पहली बार किसी इंटरव्यू में जाना हो, नए लोगों से मिलना हो, किसी बड़े स्टेज पर बोलना हो, या फिर ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देना हो। दिल तेज धड़कता है, हाथ पसीने से भर जाते हैं और दिमाग बस यही सोचता है कि कहीं गलती ना हो जाए। यूनी होंग कहती हैं कि ऐसे हालात में नुंची आपकी सबसे बड़ी ढाल है, आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। इस अध्याय में लेखिका बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाती हैं। वो कहती हैं,
नर्वसनेस असल में कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल है कि आप किसी सिचुएशन को गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब नर्वसनेस हमें कंट्रोल कर ले, और यहीं पर नूंची आपको शक्ति देती है, क्योंकि नूंची का मतलब है खुद से ज्यादा दूसरे पर ध्यान देना। जब आप अपनी घबराहट छोड़कर सामने वाले के भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके मूड को ऑब्जर्व करने लगते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन नर्वसनेस से निकलकर क्लैरिटी में आ जाता है। मान लीजिए आप किसी सेमिनार में खड़े हैं, ऑडियंस सामने बैठी है, आपका मन कहता है सभी मुझे देख रहे हैं, मैं लड़खड़ा गया तो क्या होगा। लेकिन अगर आपके पास नूंची है तो आप एकदम अलग सोचेंगे। आप ये नोटिस करेंगे कि ऑडियंस भी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है। कोई फोन देख रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई सिर्फ कैजुअल बैठा है। मतलब सब आपको उतनी गहराई से जज नहीं कर रहे जितना आप सोचते हैं। यह रियलाइजेशन आपकी नर्वस एनर्जी को काल्म कर देता है। लेखिका हमें बताती हैं कि नर्वस लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग, और नूंची इस ओवरथिंकिंग को ब्रेक कर देती है, क्योंकि जब आप माहौल पढ़ते हैं तो आपका ध्यान खुद से हटकर एनवायरनमेंट पर चला जाता है। धीरे धीरे आपकी एंजाइटी कम होती जाती है और आपका व्यवहार नेचुरल होने लगता है। यूनी होंग ने एक बेहद प्यारा एग्जाम्पल दिया है। वो कहती हैं, कोरिया में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि अगर तुम नर्वस हो तो खुद को मत देखो, बल्कि कमरे में मौजूद सब लोगों को ऑब्जर्व करो। जैसे ही आप ध्यान हटाते हैं, नर्वसनेस मेल्ट हो जाती है। ये बात हर सिचुएशन में काम आती है, चाहे आप न्यू जॉब पर पहले दिन पहुंचे हों या किसी फैमिली गैदरिंग में नए लोगों से मिल रहे हों। अगर नर्वसनेस पकड़ रही है तो नूंची को एक्टिवेट कर दीजिए। सामने वाले की आईज, उनकी टोन, उनकी स्माइल, ये सब पढ़िए और उसी हिसाब से एडजस्ट करिए। आप पाएंगे कि आपकी घबराहट कंट्रोल में आने लगी है। लेखिका एक और महत्वपूर्ण लेसन देती है। नर्वसनेस के साथ सबसे बड़ा रिस्क है गलत सिग्नल्स भेजना। जब आप घबराए हुए होते हैं तो अक्सर या तो ज्यादा बोलने लगते हैं या एकदम चुप हो जाते हैं। कभी कभी ये सामने वाले को एरोगेंस या डिसऑनेस्टी भी लग सकता है। लेकिन अगर आपके पास नूंची है तो आप बैलेंस बना पाते हैं। आप उतना ही बोलेंगे जितना जरूरी है और सही जगह पर साइलेंस भी रखेंगे। इस अध्याय में एक गहरी बात यह भी कही गई है कि नूंची नर्वस लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं देती, बल्कि उन्हें ऑथेंटिक बनने में मदद करती है। क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ जोर से बोलना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही शब्द बोलना है, और यही तो नूंची है। अब एक रिलेटेबल सीन सोचिए। इमेजिन कीजिए आप किसी शादी में नए नए लोगों के बीच बैठे हैं। आपको किसी से बात शुरू करने में हिचक हो रही है। अगर आप नर्वसनेस में ही उलझे रहेंगे तो ऑकवर्ड साइलेंस बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर नूंची को अप्लाई करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कौन सा इंसान फ्रेंडली है, कौन बस फॉर्मल बैठा है, कौन बातचीत के लिए उत्सुक है, और फिर आप उसी फ्रेंडली व्यक्ति से कैजुअली कोई छोटी बात शुरू कर देंगे। धीरे धीरे माहौल हल्का हो जाएगा। यूनी होंग अंत में इस अध्याय का सार एक मोटिवेशनल लाइन में देती है। नूंची नर्वसनेस को मिटाती नहीं, बल्कि उसे डायरेक्शन देती है। यानी आपकी घबराहट एक एनर्जी है और नूंची उसे सही जगह इस्तेमाल करने का तरीका है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी नर्वस महसूस करते हैं तो याद रखिए, यह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि मौका है नूंची सीखने का। अपने आसपास को ध्यान से देखिए, सुनिए, महसूस कीजिए। घबराहट अपने आप कम हो जाएगी और आप सिचुएशन को कहीं बेहतर ढंग से हैंडल कर पाएंगे। यही है नूंची का असली जादू, घबराहट को ताकत में बदल देना। दोस्तों, अब जब हमने द पावर ऑफ नूंची की इन सारी चैप्टर्स की यात्रा साथ में की है, तो चलिए एक बार ठहर कर सोचते हैं, हमने असल में सीखा क्या है। हमने जाना कि नूंची सिर्फ एक सोशल स्किल नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। ये हमें सिखाती है कि दूसरों की आंखों से देखना कितना जरूरी है। लोगों के दिल और दिमाग को पढ़ना, माहौल को समझना और फिर उसी के हिसाब से खुद को ढालना ही असली अंडरस्टैंडिंग है। चाहे बात रिलेशनशिप्स की हो, करियर की, नर्वसनेस की या लोनलीनेस की, हर जगह नूंची हमें बैलेंस सिखाती है। यूनी होंग बार बार रिमाइंड कराती हैं कि नूंची का मतलब है अवेयरनेस, यानी अपने कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन को खोलना और हर स्मॉल सिग्नल को पकड़ना।
हमने सीखा कि अगर आप दूसरों की बातों को सही से सुन लें, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व कर लें, तो आपकी जिंदगी की आधी मुश्किलें वैसे ही हल हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, नूची हमें सेल्फिशनेस से बाहर निकालकर दूसरों के पर्सपेक्टिव को देखने की शक्ति देती है। अब सोचिए, अगर हम सब थोड़ा सा नूची अपनाएं तो जिंदगी कितनी स्मूथ हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी, रिश्ते मजबूत होंगे और हम हर जगह ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो मैसेज सिंपल है, नूची नर्वसनेस को काल्म करती है, लोनलीनेस को हील करती है, रिलेशनशिप्स को डीपन करती है और करियर में क्लैरिटी देती है। और हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप उन खास लोगों में से हैं जो सच में सीखने आए हैं। वरना आजकल लोग 2 मिनट कोई वीडियो देखते हैं और फिर सोशल मीडिया की दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन आप यहां तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सच में मेहनत कर रहे हैं। बिलीव मी, ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती और यही क्वालिटी आपको दूसरों से अलग बनाती है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको यह पूरी समरी जर्नी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसी किताबों की गहरी, इंस्पायरिंग और एंगेजिंग समरीज आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट में बताइए कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा और नूची का कौन सा लेसन आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले अप्लाई करने वाले हैं। याद रखिए, सीखना एक चॉइस है और आपने यह चॉइस चुनी है। आप ऑलरेडी उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं और यही सबसे बड़ी जीत है।